तो दोस्तों अब हम लोग चूँकि अपवाह तंत्र और इससे जो संबंधित जितनी भी नदियाँ हैं उसको हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि भारत की झीलें और जलप्रपात। तो सबसे पहले देखें कि झील क्या होता है। तो झील जल का स्थिर भाग होता है, ठीक है। झील जल का स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से जल माफ कीजिए स्थल खंडों से घिरा होता है। भारत में कई प्राकृतिक एवं मानव निर्मित झीलें पाई जाती है। मानव निर्मित झीलों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत बनाए गए जलाशयों को भी सम्मिलित किया जाता है। वहीं प्राकृतिक झीलों को कई वर्गों में बांटा गया है। तो क्या लिखा है कि झील क्या होता है कि प्राकृतिक भी होता है और मानव निर्मित झीलें भी पाई जाती हैं भारत में। तो जो मानव निर्मित झीलें होती है उसमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत जो बनाए गए जितने भी जलाशय हैं उसको भी जोड़ करके इसमें सम्मिलित किया जाता है। प्राकृतिक झीलें कई कई वर्गों में बांटा गया, इसे देखते हैं। तो सबसे पहला विवर्तनिक झीलें। विवर्तनिक झीलें, इसका निर्माण धरातल के उठने या धंसने से होता है। जैसे अगर आसपास ये अगर मान लें धरातल है, अगर ये धरातल क्या हुआ कि उठ गया, ऐसे उठ गया यहाँ से, तो इस प्रकार जो झील का निर्माण होता है इस प्रकार से, तो ये विवर्तनिक झीलें हैं। या ऐसा हुआ कि ये धरातल है और यहाँ जो है धंस गया, तो इस प्रकार से भी क्या होता है कि विवर्तनिक झीलों नहीं ऐसा है अगर बीच में ही धंस गया, तो इस प्रकार से क्या होता है कि विवर्तनिक झीलों का निर्माण होता है। लैगून अथवा अनूप झीलें, इसका निर्माण तब होता है जब समुद्र जल का कुछ भाग बालू, चट्टान अथवा प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य जल से अलग हो जाता है। कुछ झीलें संकरे जल के भागों द्वारा समुद्र से जुड़ी होती है, जैसे चिल्का झील, पुलिकट, वेम्बनाद, अष्टमुड़ी इसके उदाहरण हैं, ठीक है। हिमानी निर्मित झीलें क्या है? तो ये हिमनद अथवा हिमानी के अपर्दन से निर्मित होता है। उदाहरण के तौर पर नैनीताल, राकसताल, खुरपाताल, रूपकुंड, ये सभी क्या है तो हिमानी निर्मित झीलें हैं। और देखें वायु निर्मित झीलें भी हैं। तो हवाओं के प्रवाह एवं अपर्दन से निर्मित झीलें इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन झीलों को प्लाया भी कहते हैं। वैसी झीलें जो वायु निर्मित झीलें हैं उसे क्या कहते हैं? प्लाया। ये मुख्यतः लवणीय झीलें होती है। राजस्थान की अधिकांश झीलें इसी श्रेणी की है, जैसे सांभर, डिडवाना, पंचभद्रा, लूण, करनसर इत्यादि। डेल्टाई झीलें, ये झीलें डेल्टाई प्रदेशों में नदी वितरिकाओं के मध्य निर्मित होते हैं, जैसे कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के साथ जो है जो डेल्टा बनती है उसके कारण ये कोलेरू झीलें बनी हैं। आगे है कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील, क्रेटर झील जिसे कहा जाता है, तो ये कौन सा है? तो महाराष्ट्र की जो बुल्ढाना जिले के लोनार झील है, ये क्रेटर झील के उदाहरण है। प्रमुख झीलों को हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा अगर चर्चित हैं ये लोकटक झील, नॉर्थ ईस्ट में है, मणिपुर में। यह उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। इसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। इसमें विश्व का एकमात्र विश्व का तैरता हुआ उद्यान है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यह संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। अपनी उत्पादकता एवं जैव विविधता के कारण मणिपुर की जीवन रेखा इसे कहा जाता है, इस पार्क को, इस झील को। यह रामसर आर्द्र भूमि सूची तथा मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल है। लोकटक जल विद्युत परियोजना से इसकी जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और पुलिकट झील देखते हैं। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के सीमा पर यह लैगून झील के अंतर्गत आता है। और हम लोगों ने देखा है कि लैगून झीलें क्या होती है, तो इसका निर्माण तब होता है जब समुद्र तल का कुछ भाग बालू, चट्टान अथवा प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य जल से अलग हो जाता है। तो ये हैं, तो ये पुलिकट झील जो है
वह लैगून झील के अंतर्गत आती है। श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी द्वीप पर अवस्थित है। अब आगे है वेम्बनाड झील। यह केरल में स्थित लैगून झील है। यह भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है, जिसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है। यह रामसर आर्द्र भूमि की सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। इस झील में केरल की लगभग 10 नदियां अपना मुहाना बनाती हैं, जिसमें पंबा और पेरियार प्रमुख है। ठीक है, तो यह है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील में 2 द्वीप वेलिंगटन अथवा माफ कीजिए तथा वल्लारपदम है। वेम्बनाड झील में 2 द्वीप वेलिंगटन तथा वल्लारपदम है। नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता प्रतिवर्ष ओणम वर्ष के अवसर पर आयोजित की जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? वेल्लाम कली कहा जाता है। अब चिल्का झील के बारे में पढ़ते हैं। ये उत्तरी सरकार तट यानी उड़ीसा तट में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। ठीक है, यह उत्तरी सरकार में क्या है? यह उत्तरी सरकार तट में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। यहाँ पर अनेक द्वीप अवस्थित हैं, जिसमें नालाबान द्वीप प्रमुख है। यह जैव विविधता एवं पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से अत्यंत धनी है। जाड़े की ऋतु में यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। मानवीय गतिविधि के कारण इसकी जैव विविधता को अत्यधिक नुकसान पहुँचा है। यहाँ पाए जाने वाले संकटग्रस्त जीवों में ग्रीन सी टर्टल, इरावदी डॉल्फिन, ड्यूगोंग, ब्लैक बक, फिशिंग कैट, ये सभी शामिल हैं। अब हम लोग देखते हैं कि राज्य संघ, राज्य क्षेत्र एवं प्रमुख झीलें। तो उत्तराखंड में देखें तो नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, रूपकुंड, ये सभी उत्तराखंड के प्रमुख झीलें हैं। गुजरात में देखें तो नल सरोवर, नारायण सरोवर, कंकरिया, हमरीसर, ये सब गुजरात की प्रमुख झीलें हैं। हरियाणा में सूरजकुंड झील कहाँ है? हरियाणा में। पंजाब, हाँ, कांजली, हरिके और रोपर, ये पंजाब की प्रमुख झीलें हैं। राजस्थान में पिछोला, सांभर, पंचपद्रा, राजसमंद, जयसमंद, डिडवाना, पुष्कर, फतेह सागर, उदय सागर। जम्मू कश्मीर में देखें तो डल झील, वुलर झील, अनंतनाग, नागिन, बेरीनाग, शेषनाग। लद्दाख में देखें तो पैंगोंग सो, सोमोरिरी। मेघालय में देखें तो उमियम, मणिपुर में लोकटक, मिजोरम में पाला, सिक्किम में गुरुडोंगमर, चोलामू, ये सभी गुरुडोंगमर और चोलामू सिक्किम में है। केरल में वेम्बनाड, अष्टमुडी, ये लैगून झील है। और सस्थमकोट्टा, ये केरल की झील है। कर्नाटक में बेलांदूर, पंपा सरोवर। तमिलनाडु में बेरीजाम, ऊटी, कोडाईकनाल, चेम्बरमबक्कम, ये तमिलनाडु की झील है। असम में देखें दीपोरबिल, सोनबिल, हाफलॉन्ग। महाराष्ट्र में लोनार, पवई, गोडेवारा, सलीम अली सरोवर, ये सभी महाराष्ट्र की झीलें हैं। तेलंगाना में हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर, ये तेलंगाना की प्रमुख झीलें हैं। कोलेरू, यह आंध्र प्रदेश की झील है। अब कुछ मानव निर्मित झीलों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में सोन की सहायक नदी रिहंद पर निर्मित किया गया है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये रिहंद नदी पर स्थित है और यह सोन की सहायक नदी है। स्टेनले जलाशय तमिलनाडु में कावेरी नदी पर निर्मित मेट्टूर बांध के पीछे बनी झील है। पेरियार झील केरल में पेरियार नदी पर यह निर्मित है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध के पीछे सतलज नदी पर यह निर्मित है। राणा प्रताप व जवाहर सागर,
वह गांधी सागर मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर निर्मित है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तेलंगाना के सीमा पर अवस्थित है। तो ये सब तो हम लोगों ने झील के बारे में पढ़ा। और वाटरफॉल्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो क्या है वाटरफॉल? जब नदी का जल किसी स्थान पर खरे ढाल के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। भारत के अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की भू आकृति अत्यधिक ऊंची नीची तथा शैले कठोर हैं। प्रमुख जलप्रपातों को देखिए और संबंधित नदी और राज्य भी दिया गया है। तो इसे हम लोग देखते हैं। जोग, गरसोप्पा, महात्मा गांधी प्रताप, तो ये शरावती नदी पर है कर्नाटक राज्य में। धुआंधार, दुग्धधारा, कपिल धारा ये नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड में है उड़ीसा में। गोकाक जलप्रपात ये घाट प्रवाह में है कर्नाटका में। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है और ये राजस्थान में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के नियाग्रा की संज्ञा दी जाती है, इंद्रावती नदी पर है और यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। हुंड्रो का जलप्रपात देखें तो स्वर्णरेखा नदी पर है झारखंड में। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा में। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी मध्य प्रदेश में। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटका में। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा है, यह वाराही नदी पर है कर्नाटका में कुंचिकल। और दूसरा आपको पता होगा शिव समुद्रम जलप्रपात है। गौतम धारा या जोन्हा राडू नदी पर है झारखंड में। दसम कांची नदी पर है झारखंड में। साडनी शंख नदी पर है झारखंड में। बूढ़ा घाघ प्रपात तो बूढ़ा घाघ नदी पर है झारखंड में। ठीक है। आगे है चचाई प्रपात बीहड़ नदी मध्य प्रदेश में, हमने ऊपर भी पढ़ा है। बरकाना प्रपात सीता नदी और कर्नाटका में स्थित है। खंधादार कोरा पानी नाला उड़ीसा में स्थित है। अब हम लोग देखें तो ये है कि भारतीय नदियों के तट पर बसे प्रमुख शहर। गंगा नदी को देखें तो उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार इसके किनारे बसा हुआ शहर है। उत्तर प्रदेश में देखें तो यह बिजनौर से प्रारंभ होकर बलिया तक देखते हैं कि यह किन किन शहरों से गुजरती है। तो कानपुर, वाराणसी, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कन्नौज, चकेरी, बलिया, सहारनपुर, बिजनौर, ये उत्तर प्रदेश के सभी शहर हैं जहाँ से गंगा प्रवाहित होती है। बिहार में देखें तो यह बक्सर में प्रवेश करती है और भी कई शहर हैं। तकरीबन 12 शहर हैं बिहार के जहाँ से ये गुजरती है। इसमें पटना, बक्सर, मुंगेर, भागलपुर ये है। जिला शहर थोड़ी ना? हाँ शहर है। तो बक्सर में प्रवेश करती है। हाँ बक्सर में प्रवेश करती है। बक्सर में प्रवेश करती है और भागलपुर में लास्ट होता है ना। हाँ। घाघरा नदी मिलती है जाके सारण में। घाघरा नदी ना, घाघरा सारण में मिलती है ना। सारण जिला में घाघरा और गंगा का संगम है। जी। यमुना नदी को देखें तो आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा ये सभी उत्तर प्रदेश के शहर हैं। आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा ये उत्तर प्रदेश के हैं। और दिल्ली तो राष्ट्र की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली, यह यमुना नदी के किनारे है। आगे बढ़े, गंगा यमुना प्रयागराज में है उत्तर प्रदेश में। ब्रह्मपुत्रा की बात कर ले तो डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, माजुली द्वीपीय जिला है और धुबरी ये सभी प्रमुख शहर है या ज़िले हैं जो ब्रह्मपुत्रा किनारे है। असम का ये ज़िला है। महानदी यह कटक और संबलपुर ये उड़ीसा के शहर हैं और यह महानदी के किनारे हैं। गोदावरी महाराष्ट्र में नासिक और नांदेड़ इसके किनारे हैं। राजमुंद्री गोदावरी के किनारे हैं। कृष्णा के किनारे विजयवाड़ा है और महाराष्ट्र का सांगली है। तो आगे बढ़ते हैं। कावेरी, तिरुचिरापल्ली, इरोड और तंजावुर ये तमिलनाडु के शहर हैं जो कावेरी नदी के किनारे हैं। श्रीरंगपट्टनम और मैसूर ये कर्नाटक के शहर है जो कावेरी नदी के किनारे हैं।
जबलपुर होशंगाबाद ये मध्य प्रदेश के शहर हैं जो नर्मदा किनारे हैं। भरूच गुजरात के शहर है जो नर्मदा किनारे हैं। तापी सूरत तापी नदी किनारे है। बैतूल तापी नदी किनारे है। ये मध्य प्रदेश का बैतूल है और सूरत गुजरात का है। उत्तर प्रदेश का अयोध्या यह सरयू के किनारे है। और गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर ये साबरमती के किनारे हैं। तमिलनाडु के मदुरई वैगाई नदी के किनारे हैं। उड़ीसा का राउरकेला यह ब्राह्मणी नदी के किनारे हैं। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जौनपुर सुल्तानपुर यह गोमती के किनारे हैं। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे हैं। मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल के किनारे हैं। राजस्थान का कोटा यह भी चंबल किनारे हैं। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद यह हिंडन नदी के किनारे हैं। मध्य प्रदेश का उज्जैन यह क्षिप्रा नदी किनारे है। मध्य प्रदेश का सांची और विदिशा ये बेतवा नदी किनारे हैं। उत्तर प्रदेश का बरेली मुरादाबाद यह रामगंगा नदी किनारे है। उसके बाद गोवा पणजी या मांडवी नदी के किनारे हैं। कोलकाता हुगली के किनारे है। लुधियाना सतलज के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी किनारे है। जगदलपुर ये छत्तीसगढ़ का जगदलपुर है इंद्रावती के किनारे। और उत्तराखंड का गुप्त काशी या मंदाकिनी के किनारे हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि प्रमुख नदियाँ और यह इसके किनारे कौन कौन से शहर अवस्थित हैं उसे देखा। अब कुछ नोट्स में दिया गया है, यह भी इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए कि कांगो या जायरे नदी अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह नदी 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है, कांगो नदी। नील नदी को देखें तो नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा पर स्थित विक्टोरिया झील से होता है। यह उत्तर की ओर बहते हुए कर्क रेखा को भी पार करती है। इस तरह नील भूमध्य रेखा और कर्क रेखा दोनों से संबंधित है। याद रखें कि कांगो नदी जो है यह 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है। और नील नदी क्या है कि कर्क रेखा को भी पार करती है और भूमध्य रेखा को भी, दोनों से संबंधित है। लिम्पोपो नदी के बारे में देखें तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अपवाहित होने वाली लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है, लिम्पोपो नदी। ठीक है। माही की बात कर ले तो मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य श्रेणियों से निकलने वाली, धार जिले के विंध्य श्रेणी से निकलने वाली माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहकर खंभात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो दोस्तों हम लोगों ने इस पूरे पाठ को, जो दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है, क्विक बुक, इसके पूरे ड्रेनेज सिस्टम का हमने स्टडी किया, हम लोगों ने पढ़ा। और इसमें हम लोगों ने अपवाह तंत्र को नदियों के माध्यम से, झीलों और जलप्रपात के माध्यम से भी देखा। और यह भी देखा कि कौन सी नदी किस शहर के किनारे हैं, उसे भी देखा। तो आशा है कि यह आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो।